वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। जी बिल्कुल। और ये हमारा बिहार हिस्ट्री मास्टर सीरीज का लेक्चर 4 है। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। जो भी एस्पिरेंट्स बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत क्रिटिकल है। सही बात है। मतलब इस टॉपिक से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा फोकस पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। बिल्कुल, कोई फालतू गपशप नहीं, सीधे एकेडमिक एनालिसिस पर आते हैं। तो प्राचीन बिहार की ज्ञान परंपरा को समझने के लिए हमें सबसे पहले 5वीं से 12वीं शताब्दी के काल को समझना होगा। हाँ, जो हमारा 5th to 12th सेंचुरी सीई का पीरियड है। एग्जैक्टली जिसे हम क्लासिकल और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत यानी अर्ली मेडिवल इंडिया कहते हैं। मेरे पास जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि उस समय बिहार प्राचीन भारत की या यूं कहें कि पूरी दुनिया की ग्लोबल इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। जी, वैश्विक बौद्धिक राजधानी, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पर मेरा एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है यहाँ पे। हम अक्सर इतिहास में महाविहार शब्द पढ़ते हैं, तो क्या इन महाविहारों को हम आधुनिक युग के यूनिवर्सिटी कैंपस का प्राचीन स्वरूप मान सकते हैं? मतलब जहाँ छात्र रहते भी थे और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते थे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। देखें, अक्सर लोग सोचते हैं कि महाविहार सिर्फ धार्मिक स्थल थे जहाँ केवल पूजा पाठ होता था। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। महाविहार पूरी तरह से रेजिडेंशियल, मोनास्टिक और एकेडमिक सेंटर्स थे। मतलब ये आवासीय और शैक्षणिक केंद्र थे। ओके, मतलब हॉस्टल और कॉलेज एक ही जगह। जी, आप इन्हें आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर सकते हैं, जहां दूर दूर से विदेशों से छात्र आकर रहते थे और उच्च स्तर की रिसर्च करते थे। अरे वाह। तो इन महाविहारों के इस महत्व को समझने के बाद अब हम अपने सबसे प्रमुख केंद्र की ओर बढ़ते हैं, नालंदा महाविहार। बिल्कुल, नालंदा का नाम तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, तो इसकी स्थापना 5th सेंचुरी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने राजगीर के पास की थी। कुमारगुप्त फर्स्ट लगभग 415 से 455 सीई के आसपास। सही कहा। और सिर्फ गुप्त शासक ही नहीं, बाद में हर्ष और पाल वंश के शासकों के अधीन इसका और भी ज्यादा विकास हुआ। उन्हें बहुत पैट्रनेज मिला। मतलब सरकारी समर्थन लगातार मिलता रहा। हाँ, अब अगर इसके आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की बात करें तो कहा जाता है कि ये पूरा कैंपस मुख्य रूप से लाल ईंटों यानी रेड ब्रिक्स से बना था। हाँ, लाल ईंटों का बहुत ही शानदार निर्माण था और इसका डिजाइन बहुत ही व्यवस्थित था। एक विशाल केंद्रीय प्रांगण था जिसे हम सेंट्रल कोर्टयार्ड कहते हैं। जी, सेंट्रल कोर्टयार्ड। और उस प्रांगण के चारों ओर 8 प्रमुख मठ बने हुए थे। इसके अलावा 10 बड़े मंदिर थे और बहुत बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स थे। लेक्चर हॉल मतलब क्लासरूम्स। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात, वहाँ बहुमंजिला इमारतें थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। और आपको पता है वहाँ कितने लोग रहते थे? मैंने जो डेटा देखा है उसके हिसाब से लगभग 10,000 छात्र और 1500 शिक्षक। एग्जैक्टली। अब आप खुद सोचिए, 10,000 छात्र और 1500 शिक्षक एक ही जगह पर रह रहे हैं। तो यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मैं यही एनालॉजी देना चाह रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के मैनेज करना, मतलब आज के किसी भी बड़े इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एडमिशन कट ऑफ को मैनेज करने से कहीं अधिक कठिन रहा होगा। बहुत कठिन था। और इसी वजह से उनका जो एडमिशन सिस्टम था वो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव था। मतलब हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता था। बिल्कुल नहीं। प्रवेश प्रक्रिया इतनी सख्त थी कि केवल कुलीन और सबसे योग्य विद्वानों को ही चुना जाता था, और वो भी एक बहुत ही कठिन मौखिक परीक्षा के माध्यम से। ओरल एग्जामिनेशन। हाँ, गेट पर ही एक ओरल टेस्ट होता था और जो उसमें पास होता वही अंदर जा पाता था। गजब है। अब इतने बड़े एलीट छात्र समूह को पढ़ाने के लिए जाहिर है एक विशाल ज्ञान भंडार की भी आवश्यकता रही होगी। और ये चीज हमें नालंदा के प्रसिद्ध पुस्तकालय की ओर ले जाती है। जी, नालंदा की लाइब्रेरी, जो कि दुनिया के इतिहास में सबसे महान पुस्तकालयों में गिनी जाती है। बिल्कुल। मेरे नोट्स के अनुसार इस पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। धर्मगंज, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है ट्रेजर ऑफ ट्रूथ। सही है। और ये कोई एक कमरा या एक बिल्डिंग नहीं थी, इसके 3 विशाल भाग थे। अच्छा,
3 अलग-अलग बिल्डिंग्स। हाँ, उनके नाम थे रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। रत्नसागर का मतलब हुआ ओशन ऑफ ज्वेल्स और रत्नोदधि मतलब सी ऑफ नॉलेज। नाम से ही पता चलता है कि वो लोग ज्ञान को रत्नों से ज्यादा कीमती मानते थे। बिल्कुल मानते थे। रत्नोदधि तो 9 मंजिला ऊंची इमारत थी। 9 मंजिला, वो भी उस जमाने में। जी हाँ। और यहाँ मैं एस्पिरेंट्स को एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगी जो अक्सर एक बीपीएससी ट्रैप साबित होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर विद्यार्थियों को लगता है कि नालंदा एक बौद्ध महाविहार था, तो वहां केवल और केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती होगी। और यही एग्जामिनर आपको फंसाता है। नालंदा में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, ये पूरी तरह से एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल सेंटर था। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक। तो वहां और क्या-क्या विषय पढ़ाए जाते थे? देखिए, बौद्ध दर्शन तो था ही, लेकिन उसके साथ हेतु विद्या यानी लॉजिक पढ़ाया जाता था। व्याकरण की पढ़ाई होती थी। इसके अलावा आयुर्वेद यानी मेडिसिन और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी भी सिलेबस का हिस्सा थे। मतलब चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे विषयों की उपस्थिति इसे सच में ग्लोबल और बहुविषय केंद्र बनाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया भर से लोग वहां आते थे। बिल्कुल। अगर हम विदेशी विवरणों को देखें, यानी जो फॉरेन अकाउंट्स हैं, चीनी यात्री वेनसांग, जिन्हें जुआनसैंग भी कहा जाता है इंग्लिश में, जी, उन्होंने वहां लगभग 5 वर्ष बिताए और उन्होंने वहां के तत्कालीन कुलपति शीलभद्र के अधीन शिक्षा प्राप्त की। शीलभद्र, राइट। हाँ, इसके अलावा एक और चीनी यात्री थे इत सिंह। उन्होंने भी यहाँ के कड़े अनुशासन और शैक्षणिक जीवन का बहुत ही विस्तृत वर्णन अपनी किताबों में किया है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, जब नालंदा पहले से ही शिक्षा का इतना बड़ा, इतना महान केंद्र था, तो फिर एक नए विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब ये सवाल हमें विक्रमशिला महाविहार की स्थापना के कारण की ओर ले जाता है। ये एक बहुत ही पारंपरिक सवाल है। देखिए, कोई भी संस्था जब बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें कुछ कमियां आने लगती हैं। 8वीं शताब्दी तक आते आते ऐसा माना जाता है कि नालंदा में अनुशासन की थोड़ी कमी होने लगी थी। डिक्लाइन ऑफ डिसिप्लिन। जी, और बौद्ध शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आ रही थी, उसे देखते हुए 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की। ओके, तो पाल डायनेस्टी के धर्मपाल ने। और ये कहाँ स्थित था? ये भागलपुर के पास अंतिचक नाम की जगह पर स्थित था। अच्छा, तो क्या विक्रमशिला का आर्किटेक्चर नालंदा से अलग था? हाँ, संरचना में ये नालंदा से काफी अलग था। नालंदा में हमने देखा कि एक केंद्रीय प्रांगण था, लेकिन विक्रमशिला में एक विशाल केंद्रीय स्तूप था। हाँ। सेंट्रल स्तूप, और उस स्तूप के चारों तरफ मठ बनाए गए थे। एक और बड़ी बात, इस पूरे कैंपस में प्रवेश के लिए 6 द्वार थे, 6 एंट्रेंस गेट्स। और मुझे लगता है कि इन द्वारों पर विक्रमशिला की सबसे खास प्रणाली लागू होती थी, जिसे हम द्वार पंडित प्रणाली कहते हैं। बिल्कुल सही। मैं एस्पिरेंट्स का ध्यान इस द्वार पंडित प्रणाली पर जोर देकर खींचना चाहूंगा। इसे आप आज के आधुनिक इंटरव्यू पैनल से कंपेयर कर सकते हैं। विक्रमशिला में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को इन गेट कीपर विद्वानों के साथ एक बहुत ही कठिन शास्त्रार्थ पास करना होता था। जी, और ये द्वार पंडित कोई आम गार्ड्स नहीं थे। ये उस समय के सबसे बड़े और सबसे विद्वान आचार्य होते थे। मतलब जो प्रोफेसर सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, वही गेट पे खड़ा है डिबेट करने के लिए। एग्जैक्टली। अगर आप उन्हें डिबेट में नहीं हरा सकते तो आपको कैंपस में एंट्री नहीं मिलेगी। इस सख्त प्रक्रिया ने विक्रमशिला को और भी ज्यादा एलीट बना दिया। तो प्रवेश प्रक्रिया की इस सख्ती के साथ साथ क्या विक्रमशिला की शैक्षणिक विशेषज्ञता भी नालंदा से अलग थी? बहुत अलग थी, और इसी विशेषज्ञता ने विक्रमशिला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास बनाया। वो कैसे? मतलब उनका स्पेशलाइजेशन क्या था? देखिए, विक्रमशिला का मुख्य फोकस तांत्रिक बौद्ध धर्म पर था, जिसे हम वज्रयान कहते हैं। तांत्रिक बुद्धिज्म या वज्रयान। अच्छा, तो वज्रयान के लिए विक्रमशिला जाना जाता था। हाँ, और इसका प्रभाव इतना गहरा था कि विक्रमशिला के शिक्षकों को विशेष रूप से तिब्बत भेजा जाता था, जिससे बौद्ध धर्म का बहुत बड़े पैमाने पर वैश्विक प्रसार हुआ। मतलब भारत की सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी, लेकिन इन दोनों महान विश्वविद्यालयों का अंत बहुत ही दुखद रहा। हम सभी जानते हैं कि अंततः लगभग 1193 सीई के आसपास बख्तियार खिलजी ने इन दोनों केंद्रों को नष्ट कर दिया। वो इतिहास का बहुत ही काला दिन था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने सिर्फ इमारतों को नहीं तोड़ा, उसने एक पूरी ज्ञान परंपरा को खत्म कर दिया। मैंने पढ़ा है कि नालंदा का विशाल पुस्तकालय, वो जो 9 मंजिला धर्मगंज था,
वो नष्ट होने के बाद महीनों तक जलता रहा। जी, महीनों तक लाखों अमूल्य पांडुलिपियां राख हो गईं। बल्कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे पास इस तबाही के कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण है? बिल्कुल है। पुरातात्विक साक्ष्य यानी ASI की जो एक्सकवेशंस हुई हैं, उनमें जली हुई ईंटें और पिली हुई मोहरें मिली हैं। इसके अलावा तिब्बती स्रोत यानी तिब्बती ग्रंथों में इस भयानक तबाही और इन केंद्रों के वैभव दोनों की स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है। ये सच में बहुत ही दुखद है। तो ऐतिहासिक तथ्यों को समझने के बाद अब मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर का फोकस हम पूरी तरह से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति पर केंद्रित करें। जी, एग्जाम ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। हाँ, तो चलिए कुछ अल्ट्रा हाई प्रोबेबिलिटी BPSC ट्रैप्स पर चर्चा करते हैं, जहां छात्र अक्सर गलतियां करते हैं। बिल्कुल। पहला ट्रैप जो एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना है वो है संस्थापकों के नाम। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। आपको याद रखना है कि नालंदा की स्थापना अशोक ने नहीं की थी। हाँ, लोग अक्सर बौद्ध धर्म देखकर अशोक टिक कर देते हैं। सही कहा। नालंदा की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और दूसरा ट्रैप विक्रमशिला के काल को लेकर है। विक्रमशिला गुप्त काल में नहीं बना था, ये बहुत बाद में पाल काल में धर्मपाल द्वारा बनाया गया था। एग्जैक्टली। और तीसरा ट्रैप है लाइब्रेरी का नाम। कई बार ऑप्शंस में आता है कि नालंदा के पुस्तकालय का नाम अज्ञात है, लेकिन हमें पता है कि उसका नाम अज्ञात नहीं है, उसका नाम धर्मगंज है। जी। और चौथा पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया, नालंदा सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं देता था, वो एक बहुविषयक केंद्र था, मल्टीडिसिप्लिनरी था। अब मेंस एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही वैचारिक सवाल बनता है, प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का केंद्र यानी ग्लोबल एजुकेशन हब क्यों था? देखिए, मेंस में अगर ये सवाल आता है तो आपको इसे 4 मुख्य बिंदुओं में बांटना चाहिए। पहला है राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल पैट्रोनेज, जो गुप्त और पाल शासकों से मिला। हाँ। दूसरा है धार्मिक समर्थन, बौद्ध धर्म के प्रसार ने पूरे एशिया से छात्रों को आकर्षित किया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन। जी, बिहार प्रमुख व्यापारिक मार्गों के पास स्थित था, जिससे लोगों का आना जाना और विचारों का आदान प्रदान आसान हुआ। और चौथा पॉइंट है शास्त्रार्थ की संस्कृति, अ डिबेट कल्चर। ये बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ज्योग्राफिकल और डिबेट कल्चर। मैं एक बार जल्दी से इस अल्ट्रा रिवीजन ग्रिड को दोहरा देता हूं। नालंदा कुमारगुप्त, विक्रमशिला धर्मपाल, लाइब्रेरी धर्मगंज और दोनों का विनाश बख्तियार खिलजी। एकदम परफेक्ट रिवीजन ग्रिड है ये प्रीलिम्स के लिए। तो मेंस एग्जाम में छात्रों को इस जानकारी का उपयोग कैसे करना चाहिए? क्या अप्रोच होनी चाहिए? मेंस के लिए एस्पिरेंट्स को इन तथ्यों का उपयोग सिर्फ फैक्ट बताने के लिए नहीं, बल्कि ये दर्शाने के लिए करना चाहिए कि कैसे राजनीतिक स्थिरता और संस्थागत नवाचार यानी इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन ने बिहार को एक नॉलेज सुपर पावर बनाया। बहुत ही सटीक सलाह है। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। जी, मैं सभी छात्रों से यही कहूंगी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन की पॉइंट्स का बार बार रिवीजन जरूर करें। बिल्कुल। और लेक्चर खत्म करने से पहले मैं छात्रों के लिए मेंस से जुड़ा एक वैचारिक बिंदु, एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ के जाना चाहूंगा। जरूर। आप सब जरा कल्पना करें, जब बिहार एक नॉलेज सुपर पावर और इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर था, तब वहां की आम जनता की सांस्कृतिक चेतना कितनी उन्नत रही होगी। इन महान केंद्रों का पतन केवल कुछ ईंटों का ढहना नहीं था, बल्कि ये एक पूरी ज्ञान परंपरा पर, एक पूरी सभ्यता की सोच पर लगा एक अचानक ठहराव था। ये बहुत ही गहरा विचार है और मेंस के आंसर राइटिंग में ये दृष्टिकोण बहुत काम आएगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। हमारी ये बिहार हिस्ट्री मास्टर सीरीज अगले सेशन में भी जारी रहेगी। जी, हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे। अपनी पढ़ाई पूरे फोकस के साथ करते रहें। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ।